नमस्कार, हाजिर हैं हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नए व्यक्ति और नए शख्स हैं। मैंने इससे पहले भी आपको सामाजिक संगठनों से बहुत मिला है और आप भी मिले, जाना है उनकी बातें, उनके उद्देश्य। लेकिन आज जानेंगे कि वाकई में एक और संगठन है जो जनता के लिए काम करना चाहता है, उन लोगों के लिए काम करना चाहता है जो राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति की भावना को ज़्यादा मानते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात आती है वहाँ हमारे इस संगठन ने अपने आप को खड़ा रखा है। यानी इस संगठन का कार्य करने का तरीका राष्ट्र निर्माण की तरफ ज़्यादा है और ख़ासकर उन बातों पर जहाँ पर भारत का इतिहास उगता है, टिकता है और जिस इतिहास की चर्चा पूरे भारत, पूरे विश्व में होती है, उस संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासत को अपना कर चलना चाहती है ये जन उद्घोष सेवा संस्था। उसके अध्यक्ष हमारे साथ कुलदीप तिवारी मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस संगठन का गठन क्यों किया और आखिर अब तक करके क्या दिखा। और एक बात और, कई संगठन बन जाते हैं, कई NGOs बन जाते हैं, लेकिन काम उनका धरातल पर अवसरवादी के रूप में होता है। जनता के उतरे, थोड़ा बहुत काम किया, उतर गए चुनाव और आ गए फिर आपके सामने आते हैं। क्या ये भी ऐसे ढकोसला करने के लिए उतरे या कुछ और, जाने बस थोड़ी। आइए मिलते हैं एक और सामाजिक संस्था से। समाज सेवा से जुड़ी एक संस्था है, जन उद्घोष सेवा संस्था। पूरे भारत में कई संस्थाएं हैं, एक और ये भी है, ये काम करेगी या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, समय बताएगा। लेकिन संस्था चालू है, सेवारत है, काम कर रही है। नाम ही इसका प्रबल है और प्रचंड है, जन उद्घोष। यानी जनता की उस बात को उद्घोष करने वाली संस्था, जिसे दबी मानी जाती है और जिसे माना जाता है कि जनता के बीच अगर ये बात उठाई जाएगी, ये जनता के द्वारा उठाई जाएगी, तो सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज में उठान आएगा और परिवर्तन आएगा। लेकिन इस नाम के साथ में ये जनसेवा का जो ये संस्था है, ये वाकई में काम कर रही है नहीं, इस बात का प्रमाण अभी प्राप्त नहीं, लेकिन काम करने के लिए उतरी है। कानून एक पारित कराना चाहती है, उसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, वाकई में इस पर नियंत्रण तो लगना चाहिए, लेकिन जन उद्घोष सेवा संस्थान इस पर कैसे नियंत्रण कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की संस्थाएं बनकर कामगार भी होती हैं या मात्र लफ्जों में रहकर सिमट जाती हैं। सिमट जाने का मतलब यह है कि बात कहने के बाद में रुक जाना और उसी जगह ठहर जाना, ठहरने के बाद जनता को बरगलाकर फिर से उसी रास्ते पर चलना जहां से वो शुरू हुई थी। ये संस्था काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस भावना के साथ में इसके अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने काम करना शुरू किया है, वो भी देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। और देखना यह भी होगा कि काम पर सटीकता हो पाएगी या नहीं। कुलदीप से हमने बात की, कुलदीप से हमने जाना कि आखिर ये संस्था क्यों डाली, क्यों डालना पड़ा इनको, ये संस्था का स्थापना क्यों करनी पड़ी, क्यों नामकरण करना पड़ा जन उद्घोष सेवा संस्था का। सेवा के क्षेत्र में, हालांकि ये शिक्षक भी हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते करते पीछे भी इनका इतिहास रहा है, लेकिन आगे कैसे काम करेंगे संगठन के साथ में, संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम करने का उद्देश्य क्या था और आखिर क्यों निर्माण किया था इस संगठन का, थोड़ी देर में जानेंगे कुलदीप तिवारी से। हाजिर हैं हम कुलदीप तिवारी के साथ, हमारे साथ उपस्थित हैं कुलदीप तिवारी। कुलदीप जी, जन उद्घोष सेवा संस्थान नाम की NGO, इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य, कारण, क्योंकि देखा जाता है कई सामाजिक संगठन हो जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में कई सामाजिक संगठन हैं और मैं मानता हूँ लाखों की संख्या में वो भी होता है, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका धरातल में कभी कभी उतर नहीं पाता। आपने इस संगठन का गठन क्यों किया और क्या उद्देश्य था, धरातल पर काम कैसे? देखिए, समाज में कार्य करने के लिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन के रूप में रहेंगे तो ही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है, देखिए अगर हम वैसे देखें तो कई बातें ऐसी हैं कि मीडिया पर नहीं कही जाती हैं, लेकिन मैं क्योंकि सत्य बताना चाह रहा हूँ, तो भ्रष्टाचार है, उसने हमको ऐसा जकड़ रखा है। नेता और पार्टियां उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उन्होंने ऐसा हमको जकड़ रखा है कि हमारे व्यक्तिगत मुद्दे, जो व्यक्तिगत समस्याएं, लोगों की जन समस्याएं,
घर के आसपास के जो मुद्दे हैं, गली कूचे के जो मुद्दे हैं, वहाँ से लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों तक लोग अपनी बात उचित मंच तक नहीं पहुँचा सकते। उनको किसी न किसी संगठन की किसी न किसी मंच की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे मंच बने, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कौन कार्य करता है कौन नहीं करता। हम भी अच्छे उद्देश्य से कार्य करने के उद्देश्य से ही आगे बढ़े हैं और प्रयास हमारा पूरा है कि हम एक मंजिल तक पहुँचेंगे, लोगों की समस्याओं को उचित मंच तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। अगर हम बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की जिन पे लोग कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं पाता, क्योंकि अगर वो चिट्ठी लेकर के नगर निगम के किसी अधिकारी के पास जाते हैं या थाने में जाते हैं तो उनको वहाँ से वो प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए और वहाँ से वो मायूस होकर के लौट आते हैं। लेकिन जब हम संगठन के रूप में संगठित होकर के कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात सुनी जाती है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी घूसखोरी और भ्रष्टाचार की बातें होती हैं छुपे तौर पे, जो सब लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार असलियत में कौन दूर करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इन कई मुद्दों पे हमने प्रेरित होकर के संगठन अपना बनाया है। और दूसरी चीज़ ये, हमारे संगठन का जो कार्य है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों की जुड़ी हुई लोगों से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं, जैसे आपके घर के बगल की नाली बनवाने से लेकर के आपके घर की बगल में सड़क अगर नहीं सही हो रही है, उन छोटे छोटे मुद्दों से लेकर के राजनीतिक मुद्दे जिन पे नेता गलत तरीके से बयान देते हैं, जैसे हमारे नरेश अग्रवाल जी ने अभी हमारे हमारे देवता श्री राम के विरुद्ध बहुत ही गलत बयान दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कन्हैया का समर्थन करा जाकर उनके मंच में, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर चीन से बात करानी चाहिए, चीन को मध्यस्थता करनी चाहिए। अरे भाई क्यों पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा चल रहा है तो उस पर चीन को मध्यस्थता करनी चाहिए, चीन को हमें मध्यस्थ के तौर पे लेना चाहिए। अरे भाई जो चीन हमारा खुद का दुश्मन है, जो चीन हमारा खुद का विरोधी है, जो हमारी खुद की जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, हम उसको उससे मध्यस्थता कराएं। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग इस गलत विचारधारा को बयान कर रहे हैं, पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, तो और लोग अपनी जन भावनाएं अपने अंदर दबा के बैठे हैं। लोग यहाँ नहीं पाते। यहाँ थोड़ी देर के लिए सवाल मेरा सिर्फ सीधा सीधा ये था कि आपने संगठन गठन क्यों किया, क्या उद्देश्य था और क्या करना चाहिए। बात आपने कहाँ से कहाँ ली, मैं आपके उद्देश्यों पे अभी आया नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ता। आपने गठन का कारण बताया, कई लोग एक मंच पर आकर अपनी बात कहेंगे, लेकिन इस गठन क्यों किया, गठन करने का कारण आपका ही मंच क्यों? पूरे भारत में कई एनजीओ हैं, आपकी संस्था पर लोग आकर खड़े क्यों होंगे, इस पर आप स्पष्ट नहीं। मुझे लगता है कि आप भी संशय में है बात नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। संगठन बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। गठन मैं बता रहा हूँ, संगठन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कई संगठन बनाए हुए, लेकिन हर व्यक्ति हर संगठन तक नहीं पहुँच सकता। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और अन्य प्रदेशों से भी कुछ लोग हैं जिनको मंच नहीं मिला, उनको मंच देने का कार्य किया। आपने जब गठन किया उससे पहले कुछ देखा होगा ना आपने कि यहाँ जरूरत है, आप उतरते हैं और लाइए इस मंच पर गठन करें। हाँ, जन उद्घोष नाम लिया आपने शुरू किया, हाँ उसका पूरा बिल्कुल, क्योंकि लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले ही हमारी योगी सरकार आई है और उससे पहले हमारी अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन हमने दोनों ही सरकारों में देखा कि जब तक आप स्वयं आगे आकर के अपनी बातें मंच तक नहीं पहुँचाएंगे, उचित मंच तक। चलिए एक 3 महीने की सरकार है और एक बीत चुकी है, आप दोनों को तुलना कर नहीं, बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूँ। इनको पूरा समय भी देना चाहिए, लेकिन कम से कम शुरुआत में जो चीज़ें दिख रही हैं उनसे तो हम आकलन कर सकते हैं ना कि किस दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा है, गलत दिशा है। अभी तक जो योगी जी ने कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन आप किस प्रशंसा के काम की मैं कामों को बता दूं कि हाईकोर्ट ने अभी फटकार लगाई है, जिसमें वकीलों की सरकारी वकीलों को जो तैनाती की गई उसमें हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो आप ऐसे कार्यों को जहां हाईकोर्ट दखल देता है, आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हाईकोर्ट को आना पड़ा, इस पर आगे इस पर आप कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे काम किया। कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। जैसे कौन सा भ्रष्टाचार? जाहिर सी बात है, गोमती नगर में ये जो गोमती नगर फ्रंट बना हुआ है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये मामला गया है, मैं शुरुआत तो आप करेंगे ना,
शुरुआत तो आप करेंगे ना, आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप कैसे मानेंगे उस काम को करने जा रहे हैं। चलिए, आप उचित मंच तक उसको उठाएंगे, उस बात को रखेंगे, तब ना उसके ऊपर हमारी आपकी बात अभी संगठन पर हो जाए, आपके संस्था पर, बिल्कुल बिल्कुल ये बातें कहीं राजनीति का भी हो जाए। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका संगठन भी एक समय पर राजनीतिक मुखौटा पहन कर उतर जाएगा समाज। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अगर नहीं उतरेगा तो राजनीति से प्रेरित होगी इसकी बात नहीं, क्योंकि हर चीज राजनीति से संबंध है, हर चीज राजनीति से ये संबंध मान लें कि कल आपका संगठन भी राजनीति से संबंधित नहीं। अगर मुझे मैं मेयर से मिलने जा रहा हूँ, ठीक, मैं कल या परसों में मैं कुछ एक मुद्दे हैं कूड़ा घर को लेकर के, एक कूड़ा घर है यहाँ जंगल के पास में, और उस कूड़ा घर बहुत पुराना है, शहर के बीचों बीच है, जिससे बहुत सारी वहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं लोगों को और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। कूड़ा घर नहीं बनना, इस मुद्दे को लेकर के मेयर से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं मेयर से मिलने जाऊँगा, मेयर बीजेपी के हैं या किसी और के, मैं राजनीतिक हो जाऊँगा, लेकिन मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ। बात ये नहीं, यहाँ पर बात उसकी हो जाए, आप जिस मुद्दे के लिए जा रहे हैं मुद्दा सामाजिक है, वो सामाजिक है। यहाँ पर आप मेयर, आप जिस चूंकि अवस्थी से मिलने जाएंगे, उनकी तबीयत खराब है, बिल्कुल आप उस समय उनको आप कोई मुद्दा लेके जाएंगे, वो सामाजिक है, वहाँ राजनीतिकरण कर सकते हैं। बात तो यहाँ आती है कि अगर आप उनके मंच पर बैठे, उनके लिए वोट मांगते, जब वो जीते तो आप बैनर लगाए, हालांकि आप लोगों ने लगवाया भी नहीं। बैनर मैंने सरकार को समर्थन देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैंने, योगी सरकार जब बनी थी, अच्छी बात है, आपका अखिलेश पता नहीं कहाँ घूमते हैं, उसमें भी लगवाया, मालूम पड़ता है कि आप उनके लिए समर्थन, उनको भी शुभकामनाएं नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी, तो मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, उनकी विचारधारा ऐसी नहीं, आप बीजेपी माइंडेड नहीं, मैं बीजेपी माइंडेड नहीं हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आज की तारीख में, जो व्यक्ति देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, हमारे मोदी जी हैं जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। मनमोहन सिंह ने यदि कोई अच्छे कार्य किए तो मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा, लेकिन यदि कोई राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, तो मैं बीजेपी का विरोध करूंगा। अगर अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उनका समर्थन करने से अच्छे कार्यों पर थोड़ा सा विवेचना कर लेते हैं। आखिर जन उद्घोष सेवा संगठन अभी तक कौन कौन से काम किए, इसको आप मानते हैं कि हाँ ये ठीक काम थे, वो कर देते? देखिए, जन उद्घोष सेवा संगठन अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फोकस कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही जरूरी है, और इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा कितना गंभीर है ये सब जानते हैं, तो जमीनी तौर पर इस पर कार्य नहीं हो रहा है। हम दो हमारे दो का नारा आज का थोड़ी ना है, हम दो हमारे दो का नारा तो बहुत पुराना है, लेकिन उस पर कितना कार्य हुआ। हाँ, शिक्षित वर्ग, शिक्षित लोग जो हैं वो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है, वो केवल कहते हैं कि हमारे 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन सच्चाई में सत्यता ये है कि झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करने वाले भी हमारे यहाँ लोग हैं। वो कारण अशिक्षित होना है, उनका कारण अशिक्षित होना है, सरकार की तरफ से प्रॉपर कोई गाइडलाइंस ना होना उसका एक मुख्य कारण है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस मुद्दे को हमारा संगठन लेकर के आया। जनसंख्या नियंत्रण से हमारे यहाँ पोल्यूशन की दिक्कत दूर हो सकती है, पर्यावरण, जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ने के कारण ही दूषित हो रहा है, यातायात की संकट दूर हो सकता है हमारा। पोल्यूशन और यातायात के अलावा ही जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर अगर हम देखें तो अशिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, यही नहीं बल्कि अधिक बेरोजगारी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अनैतिकता भी जन्म लेती है। प्लान ये है कि हम सरकार से कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे संसद की चर्चा कराई जाए। जाहिर सी बात है कानून है, प्रधानमंत्री के कह देने से केवल या जन उद्घोष सेवा संगठन के मुद्दा उठाने से ये इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। संविधान बने हुए संसद पे चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें, इसको प्रमुखता से लें, और मीडिया में भी इस पर डिबेट होनी चाहिए, मीडिया वालों को भी इस पर डिबेट करनी चाहिए, सार्थक डिबेट हो। और आज की तारीख में अगर हम 2025 तक हम चाइना से भी आगे होते हैं, जनसंख्या के मुद्दे पे हम 2025 आते आते हमारी जनसंख्या चाइना से आगे हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट, ऐसा सर्वे कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे चाइना ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम अभी बहुत पीछे हैं। तो हमारा सरकार से सिर्फ एक निवेदन है, कोई भी कानून लाइए, चाइल्ड टैक्स जैसा कानून ले आइए, ये सरकार का काम है, वो करते कैसे, हमारे पास सुझाव है, लेकिन पहले सरकार अपने विचार बताएं कि हाँ हम इस पे ये कार्य करने जा रहे हैं, फिर
जरूरत पड़ेगी तो हम भी सुझाव देंगे। इसके अलावा भी कोई कार्य किए कि आपने तो अभी ये शुरुआत बताई जन उद्घोष सेवा संगठन का, संस्थान का कोई धरातलीय कार्य हमने पिछली इसको आपने सरकार में अखिलेश की बात करें तो संगठन का, क्योंकि निर्माण और संगठन का रजिस्ट्रेशन तो अभी कुछ महीने पहले ही हमने कराया है और हम लोग इससे पहले से कार्य कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने अखिलेश जी को चिट्ठी लिखी थी व्यक्तिगत रूप से, अखिलेश जी को, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, आप इस पर जागरूकता लाए लोगों को, कुछ न कुछ अपने विधानसभा। यानी संगठन का निर्माण जल्दी हुआ, उसमें अभी तक प्रमाणिकता से कोई काम नहीं मैं बता जी, कार्य हुए प्रामाणिकता से, लेकिन अब गठन के बाद में कोई प्रमाणिक वाले काम नहीं, गठन से पहले की आप काम बता रहे हैं वो भी गठन नहीं था, असंगठित था। हाँ नहीं, मुद्दे तो थे ना हमारे पास में। संगठन के बाद में हम जितने भी कई सारे धार्मिक कार्य हुए, हमारे यातायात के मुद्दे पर हम कार्य कर रहे हैं। यातायात के मुद्दे पर हम योगी सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। यातायात लखनऊ का खास करके और उत्तर प्रदेश का यातायात बहुत ही असंगठित और बहुत ही गलत तरीके से यातायात जो है हो रहा है। यानी अभी आप चिट्ठी लिखेंगे, अभी भेजेंगे, अभी नहीं वो भेज चुके हैं। अभी मान लिया जाए इस पर आपके काम अभी हुए नहीं, मतलब धरातल पर सार्थक रूप से कोई काम एक प्रयास है हमारा, क्योंकि संगठन हमारा नया है। अभी हम कुछ महीने पहले हमने रजिस्ट्रेशन इसका करवाया है। संगठित में असंगठित तौर पे हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में हमने यातायात मुद्दे पे कार्य किया। प्रयास है हमारा कि यातायात से हम उसका क्रेडिट नहीं चाहिए कि हमारी संगठन संस्था हमारा ये कार्य कर रही है। लखनऊ जैसे शहर का, जो राजधानी उत्तर प्रदेश की, उसका यातायात सही होना चाहिए। आपसे एक सवाल हो, आप शिक्षक और एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जब शिक्षक बदलाव की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, निश्चित रूप से लगता है कि हाँ कुछ गलत इसको परिवर्तन होना चाहिए, पर आपकी विचारधारा जब पर्सनल आपकी सोशल मीडिया पर तो उसमें आपने कहीं मोदी जी के विषय पर पक्ष में लिख दिया, कहीं राहुल गांधी के विपक्ष में लिख दिया, कहीं अखिलेश जी के पक्ष में लिख दिया, कहीं केजरीवाल के पक्ष में लिख दिया। ऐसे आपको लगता नहीं कि एक शिक्षक राजनीतिकरण भी करता है, एक शिक्षक सोशल वर्कर की बात भी करता है, एक शिक्षक राष्ट्रवाद भी अपने आप को कहता है, एक शिक्षक जो जन उद्घोष सेवा संस्थान को चलाता है। आप कुलदीप तिवारी हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक शिक्षक ऐसा कार्य करता है तो ये बड़े गर्व की बात है और ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक है जो भविष्य बनाता है। भविष्य बनाता है, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर ऐसे बयान करें जहाँ पर राहुल गांधी की मम्मी और पापा वाली बातचीत पर आप टिप्पणी उसको पोस्ट को सार्वजनिक करेंगे, जाहिर सी बात है मैंने कोई गलत शब्द या शब्द का प्रयोग नहीं, लेकिन पूरी पोस्ट देखा है तो मजाकिया ढंग की थी, उसमें कोई भी सत्य या सत्यता कुछ नहीं था उसमें। न राहुल गांधी ना सोनिया गांधी की वैसे कोई बातचीत हुई नहीं। आपने मैं उसको इस इंटरव्यू के साथ साथ दिखा भी दूंगा, उसमें कोई बातचीत भी नहीं थी, लेकिन उसको आपने डाल दिया। अप्रमाणिक चीज, कोई प्रमाणिकता नहीं है उसमें। अप्रमाणिक चीज अगर कोई शिक्षक डालेगा, मैं राहुल गांधी की बात करूं तो ऐसे बचकानी बातें करते हैं, वो एक कल्पना होगी आपके साथ। कल्पना नहीं है, वो फैक्ट है और ऐसा भी नहीं कि लोग उससे परिचित नहीं है, ऐसी बचकानी बातें करते हैं। ऐसी भाषा का आपके पास कोई वीडियो या कोई बात है? हाँ, जिस भी बात वो तो एक मजाकिया, एक चुटकुला टाइप का था, आपने बना कर डाल दिया। क्या लगता है आपको ऐसी टिप्पणी करना शिक्षक के ऊपर जो अप्रमाणिक हो, कोई प्रमाण ना हो, जिसका एक मजाकिया तरीके आपने पोस्ट में डाल दिया, उसमें आपको ये भी लिखा कुलदीप तिवारी राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसी बातें डालेगा जो अप्रमाणिक हो, जो कोई तथ्य ना हो, कोई सबूत ना हो। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी देश की भलाई, राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचा नहीं। मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा। उन्होंने राष्ट्र के बारे में कभी सोचा नहीं। राहुल गांधी कन्हैया के साथ खड़े होते हैं, मंच देते हैं, जो कन्हैया हमारे सेना को बलात्कारी बताता है। राहुल गांधी OROP के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो देश के लिए अच्छी नहीं थी। भड़काने का काम किया सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को भड़काने का कार्य किया। क्यों राहुल गांधी, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, देश के प्रधानमंत्री, ना मेरे हैं ना आपके, पूरे देश के प्रधानमंत्री राहुल, अगर मोदी जी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो जरूरी राहुल गांधी उसका विरोध करें। क्यों आप बचकानी बातें करते हैं? क्यों आप मोदी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं? आपकी पार्टी के नेता मोदी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, दिग्विजय से लेकर के न जाने कितने लोग हैं जो अपशब्द कहते हैं, तो उस पर हम जैसे लोगों का विरोध भी बनता है। अगर हम लोग चुप के साथ के बैठे रहेंगे तो इनको समर्थन मिलेगा, इनको लगेगा कि नहीं हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं। ऐसे अराजक तत्व, मैं राहुल गांधी को अराजक तत्व कहता हूँ, ऐसे अराजक तत्व मैं पूरे शब्दों में कहता हूँ। कोई प्रमाणित चीज नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? अराजक तत्व, अराजक तत्व। अगर आप जाकर के कन्हैया को मंच देते हैं, अगर आपकी मम्मी सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाती हैं, ऐसा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाणित तत्व आपको क्या चाहिए?
आप राष्ट्रवादिता कहाँ चले गए? मेरे नाम के आगे लिखा कुलदीप तिवारी राष्ट्रवादी, अभी आपने कहा तो मैं राष्ट्रवादी वाली बातें कर रहा हूँ। राहुल गांधी भाई मैं और किसी का विरोध क्यों नहीं करता हूँ? राहुल गांधी के मैंने व्यक्तिगत जीवन में ये मालूम पड़ता है आप बीजेपी माइंडेड हैं, इसलिए आपको राहुल गांधी का बीजेपी अगर सही काम करे तो हम उसका समर्थन करें, कोई और पार्टी ले आइए सही काम कर रहे हो उसका समर्थन करेंगे। ये कैसे कह सकते हैं बीजेपी माइंडेड है? चलिए ये बात मालूम पड़ गई, कहीं न कहीं आपके मन में भी राजनीति बहुत राजनीतिक, हर व्यक्ति राजनीतिक है मेरे ख्याल से, आप भी राजनीतिक हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति वोट देने जाता है, कोई भी व्यक्ति वोट देने अगर जाता है तो दिमाग में लेकर के जाता है मुझे किस पार्टी को, किस चुनाव चिन्ह को और किस प्रत्याशी को वोट देना है। हर व्यक्ति राजनीतिक तौर पे सोचता है तभी वोट देने का। जन उद्घोष सेवा संस्थान, अब जो आगे का काम है तो क्या करना चाहते हैं सेवा संस्थान जो आपने बना रखा, इसमें आगे क्या होगा, कैसे काम? देखिए लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं, जन समस्याएं जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो सरकारी उचित मंच तक नहीं पहुँच पाती, नगर निगम से जुड़ी समस्याएं, थाने से जुड़ी समस्याएं, लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि लोग उस मंच में आते भी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने करवाया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं बगल में पूरा घर है पास में ही, तो हम उसको लेकर के मेयर के पास जा रहे हैं, पहले परसों में हमारी उनसे मीटिंग होगी, प्रयासरत है। इन छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के यानी बिजली, पानी, सड़क, नाले, नाली, खाना पीना, इन सब छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के बड़े बड़े नेशनल इश्यूज तक जहाँ तक भी हमारी पहुँच हो पाएगी हम लोगों की बात रखने का प्रयास करेंगे। ये हमारी जन उद्घोष सेवा संस्था है। आज के लिए इतना ही। हमने बात किया कुलदीप तिवारी से, उनसे बातें में ये भी जाना, बात करके ये भी जाना कि आखिर इन्होंने इस सेवा संगठन का गठन क्यों किया था। ये मालूम पड़ा कि बीजेपी माइंडेड है, ये मालूम पड़ा कि ये काम कैसा करेंगे, लेकिन एक बात तो निश्चित आप जान गए कि सेवा करने वाला जो भी संस्था होती है उसके मुखार बिंदु से उसकी बातों से ही मालूम पड़ता है कितनी प्रमाणिक कार्य है और कितने अप्रमाणिक। कैमरामैन सचिन तिवारी के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।